डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईपी क्लासेस। माय नेम इज विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो फिजिक्स आपके काम आएगी एनडीए के एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में, नेवी के एग्जाम में या सीडीएस के एग्जाम में, या अगर आप करंटली पढ़ रहे हैं 11th क्लास में तो ये कंसेप्ट आपके काम आने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट। काइनेमेटिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद मोशन इन प्लेन को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर लिया था। सर्कुलर मोशन को पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन को आज की वीडियो में खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद यानी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के और साथ में सर्कुलर मोशन के। ठीक है, कम से कम हम 50 से 100 के बीच में एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन के होंगे। इससे पीछे वाली जिन वीडियोस जिन बच्चों ने मिस कर दी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके या फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें भी उन वीडियोस को चेक कर सकता है। ठीक है जी, तो चलिए जी करते हैं वीडियो को शुरू। एक बार सब बच्चे जरूर लिख देंगे लेट्स फायर, क्योंकि लेट्स फायर लिखने का मीन्स है वी आर रेडी फॉर द क्लास। तबाही मचाने के लिए हम एकदम से तैयार हैं। सर्कुलर मोशन जैसा कि हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, आपको पता भी होगा सर्कुलर मोशन क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है, उसका जो पाथ होता है मोशन का वो सर्कल होता है, हम उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। और इस तरह की मोशन के अंदर हमेशा एक एक्सिस होता है जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है। वो एक्सिस उसके अंदर भी हो सकता है, वो एक्सिस उसके बाहर भी हो सकता है, और एक्सिस से उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो लगातार सेम रहता है ड्यूरिंग द मोशन। फिर हमने सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ी थी, मैं आपको बताना चाहूंगा। उन टर्म्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करते थे। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, यानी थीटा किस रेट से चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने एंगुलर वेलोसिटी से पढ़ा था। एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का छोटा सा एक्सप्रेशन देखा। टुडे जो आज का हमारा कंसेप्ट है दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए जी आज पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलेरेशन को। क्लियर, तो आज ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब एंगुलर एक्सेलेरेशन है क्या, तो इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या होता है व्हेन वी स्विच ऑन अ फैन। जब हम हमारे जो घर में जो सीलिंग फैन लगा होता है, जैसे ही हम उसको ऑन करते हैं तो आप क्या देखते हो, वो जो पंखा पहले रुका हुआ था वो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा था, और बटन को दबाते ही वो पंखा घूमने लग जाता है। यानी उसके जो पंखे के जो फर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देते हैं। वो सर्कुलर मोशन क्या कांस्टेंट होता है? नहीं ना, बिल्कुल जीरो से वो स्पीड अप होने लग जाते हैं, वो फास्ट मूव करने लग जाते हैं। एंड इसी तरह से मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हेन वी अप्लाई ब्रेक्स व्हाट इफेक्ट ऑन रोटेशन ऑफ टायर्स। जब आप एक व्हीकल में जा रहे हैं, चाहे आपका व्हीकल टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, जैसे ही ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं तो जो व्हीकल का जो टायर है, जो पहले घूम रहा था एक अलग स्पीड से, शायद अब वो टायर है वो अलग स्पीड से घूम जाएगा, टायर धीरे धीरे स्लो होने लग जाएंगे, है ना। तो पहले एग्जांपल में पंखा फास्ट रोटेट करता है, सेकंड में पंखा स्लो रोटेट करता है। इट मीन देयर इज चेंज इन रोटेशन स्पीड। रोटेशन स्पीड जिसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे, पहले एग्जांपल में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही थी, दूसरे एग्जांपल में एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही थी। तो कितना चेंज आता है एंगुलर वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको ही हम मेजर करते हैं किसकी हेल्प से, एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, पर सेकंड में कितनी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी का चेंज है, जब कोई चीज घूमती है तो घूमते टाइम उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कितना बदलाव आता है, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, अल्फा, अल्फा इसका सिंबल है एंगुलर एक्सेलरेशन का, इज इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। अभी यहाँ पर ओमेगा है क्या, देखिए बेटा ये है आपकी फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन, फाइनल एंगुलर सॉरी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी, यानी बाद वाली एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा नोट है आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में कितनी उसकी ओमेगा थी, ये वो है, ये बाद वाली है, डिवाइड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा इस ओमेगा को चेंज होने में। ठीक है, तो ये रहता है इसका फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ओमेगा नोट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम जीरो, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले टाइम पे। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी। क्लियर, तो ये फॉर्मूला आई थिंक सो समझ आ गया होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू बेटा चेंज इन किसके अंदर, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, डिवाइड बाय उस वेलोसिटी को चेंज होने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन। बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे आप पहले पढ़ते थे लीनियर मोशन में, वहां लिखते थे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन, बस यहाँ पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी लिखना है यार आपको।
अब ये किस तरह की क्वांटिटी है? आपकी जो अल्फा है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इट मीन इट हैव अ डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन होता है। तो इसका डायरेक्शन कौन सा होता है? वही पुराना जो डायरेक्शन आपका ओमेगा का होता है, एंगुलर वेलोसिटी का, या फिर वही एंगल, वही डायरेक्शन जो थीटा को हुआ करता था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्शन सेम ही होता है। यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये कहां से आया? अब अल्फा आपको पता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का होता था रेडियन बाय सेकंड डिवाइड बाय टाइम, एक और है तो ये बन गया था रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला की बात की जाए तो देखें जी, डायमेंशन फॉर्मूला देख सकते हैं, रेडियन जो होता है प्लेन एंगल का होता है बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता ही नहीं m0 l0 t0, लेकिन सेकंड स्क्वायर है नीचे यानी टाइम दो बार है, तो ये बन जाएगा m0 l0 t माइनस का 2। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला बनता है आपका किसका? एंगुलर एक्सेलरेशन का। अब एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, याद रख लेना, स्टार लगा रहा हूं मैं अलग से भी इस पे। ओमेगा एंड अल्फा, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा है एंगुलर एक्सेलेरेशन, आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है क्योंकि ये सेम एक्सिस के ऊपर होते हैं, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, जिस प्लेन में कोई चीज रोटेट कर रही है उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। देखिए ये प्लेन मैं बना रहा हूँ जिसके अंदर ये रोटेट कर रहा है, मैं एक और डायग्राम से समझाना चाहूँ। मान लीजिए एक पेपर है, एक कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर कोई चीज ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, तो ये इसका जो एक्सिस होगा वो कागज के परपेंडिकुलर होगा ना, तो रोटेशन तो इस पेज के ऊपर चल रहा है इस तरह से, लेकिन जो थीटा की डायरेक्शन, अल्फा की डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन है, वो सब कहाँ होगी? वो उस एक्सिस पे होगी। तो एक्सिस जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है किसके? प्लेन ऑफ रोटेशन के। एंड इसकी रिलेशन भी है लीनियर एक्सेलेरेशन के साथ। लीनियर एक्सेलेरेशन मतलब सिंपल स्ट्रेट लाइन मोशन में जो हम एक्सेलेरेशन पढ़ते थे, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते थे, क्या उसके साथ इसकी कोई रिलेशन है, रिश्तेदारी है? या रिश्तेदारी तो बिल्कुल होगी इसकी। क्या है इसकी रिश्तेदारी? रिश्तेदारी ये है, लीनियर एक्सेलेरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर। आर क्या है? रेडियस। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ए आपकी लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये इनके बीच का रिलेशन है। और वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, यानी इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना। क्लियर? अब डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज कोई चीज गोल गोल घूम रही है और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मीन होता है ओमेगा जिसमें बदल रहा हो। तो मान लीजिए स्टार्टिंग में किसी टी नोट टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोट थी, थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर पहुंच जाता है, टाइम टी हो जाता है और उसकी वेलोसिटी बदल के ओमेगा हो जाती है। तो अगर आपको अल्फा निकालना है तो क्या करोगे? इस बाद वाले में से, इस ओमेगा में से इस स्टार्टिंग वाले को माइनस कर दीजिए और जितना टाइम लगा टी माइनस टी नोट, इसे डिवाइड कर दीजिए, आपके पास अल्फा आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अल्फा पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो, इसका क्या मीनिंग है? व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ, टाइम के साथ बढ़ रही है, यानी कोई चीज का जो फास्ट रोटेशन हो रहा है वो तेजी से घूम रहा है, इसका ये मतलब है। अल्फा अगर नेगेटिव है, इसका मतलब आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, कोई चीज स्लो हो रही है। जैसे कि हमने वो एग्जांपल लिया था, ब्रेक लगाने वाला एग्जांपल था, उसके अंदर जो टायर्स हैं वो क्या होते हैं? वो टायर धीरे धीरे स्लो होने लग जाते हैं। वो किसका एग्जांपल है? आपका अल्फा नेगेटिव का एग्जांपल है। लेकिन ये दोनों ही केस, अल्फा चाहे आपका पॉजिटिव हो, अल्फा चाहे नेगेटिव हो, अल्फा की कोई भी वैल्यू हो, यानी अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो हो, बस जीरो ना हो, ऐसे सिचुएशन में देखो मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों कहा? क्योंकि ओमेगा इसमें कुछ ना कुछ होगा, सॉरी आपका अल्फा कुछ ना कुछ होगा, यानी ओमेगा बदल रहा है, इसका ये मीनिंग है। और व्हेनेवर अल्फा इज जीरो, किसी मोशन में अगर आपको कहा जाए एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, इट मीन ये कब होगा? जब आपका ओमेगा बदलेगा नहीं, ओमेगा आपका कांस्टेंट है, और इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए जी बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगर आपको ये अच्छा लगे यार, लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी रहती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये अगला कंसेप्ट बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है, इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत जगह आपके काम आता है। टॉपिक का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको कि हम ए सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये है क्या, समझो इसको। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ध्यान दीजिए बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आ गया तो दिमाग में होना चाहिए आपका ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है भाई, ये दिमाग में रखना। कहते हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो बदलेगी नहीं।
ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है। सर ये कैसे आप बोल रहे हो ये चेंज होता है? अब मैं साइड में एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है इस ए पॉइंट पर, ठीक है, मैंने कहा ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा अभी भी वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। अगर मैंने कहा वो यहाँ पर पहुंचा सी पॉइंट पे, तब भी देखा मैंने वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे है। यहाँ पर पहुंचा वो अभी भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे है। यानी ओमेगा तो कांस्टेंट है ही है और हर जगह वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो भी सेम है। फर्क क्या है? ए पर अगर आप डायरेक्शन पूछेंगे तो टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो बेटा ये टेंजेंट डायरेक्शन बताएगा, है ना। जब वो बी पे पहुंच गया तो जो डायरेक्शन है वो टेंजेंट इस तरह से बन गई, डायरेक्शन ये आ गई। जब वो सी पे पहुंचा तो टेंजेंट आपका ये है, डायरेक्शन ये हुई। जब वो डी पे पहुंचा तो इसका टेंजेंट ये बना, डायरेक्शन ये होगी। इट मीन सर्कुलर मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बदलती है ना, यही चीज तो होती है, ध्यान दीजिए। सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती है। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलने का मीनिंग क्या हुआ? इट मीन वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी दो चीजों से बनके मिलके बनी है, उसकी वैल्यू से और उसकी डायरेक्शन से। अब तुम किसी भी एक में चेंज कर दो तो ओवरऑल वेलोसिटी चेंज होगी। इट मीन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है। अब ये जो चेंज होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलेरेशन कहलाता है। इट मीन सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलेरेशन है, बिल्कुल एक्सेलेरेशन है, इट हैव एक्सेलेरेशन। तो विच डज नॉट इफेक्ट ओनली अफेक्ट डायरेक्शन। तो ये जो एक्सेलेरेशन है ये क्या कर रही है? ये उसकी स्पीड को नहीं बढ़ा रही, 20 से 30 नहीं हुई, 30 से 40 नहीं हुई, या 20 से कम होके 18 17 15 नहीं हुआ। इससे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। यानी ये एक्सेलेरेशन थोड़ी सी स्पेशल है यार, इसको मैंने स्टार लगा दी। एक्सेलेरेशन थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को अफेक्ट कर रही है। इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पे है और ये डायरेक्शन पे इफेक्ट डालती है और उसकी जो डायरेक्शन है ना इस पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन की, ये टुवर्ड सेंटर होती है। और इसी एक्सेलेरेशन को जो कि सेंटर की तरफ है, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बदलने में अपनी ड्यूटी प्ले कर रही है, इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन बोलते हैं। कंक्लूजन क्या निकला मेरे भाइयों, सुनना जरा। जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में हो तो उसकी अगर वेलोसिटी की वैल्यू बदल नहीं रही, लेकिन सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदलती है, तो डायरेक्शन बदलने का काम किसके जिम्मे में है? तो डायरेक्शन को बदलने का काम एक ऐसी एक्सेलेरेशन के जिम्मे में है जो सेंटर की तरफ लगती है और उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा मैथमेटिकल और समझते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो फॉर्मूला रहता है बेटा वो रहता है v स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर v है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, है ना, वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, ठीक है। और आर क्या है? आर यहाँ पर रेडियस है सर्कुलर पाथ की जिसके अंदर वो घूम रहा है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जिसके अंदर वो क्या कर रहा है? घूम रहा है। अगर आप इसको बदलना चाहें, इसी फॉर्मूले को बदला जा सकता है कैसे? v की जगह आप ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो, तो ये बन गया ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। अब देखिए ये ऊपर जो बन जाएगा ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाय आर। एक आर सी आर कैंसिल, तो अल्टीमेटली आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक फॉर्मूला और आता है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समझ रहे हो मेरे भाइयों? अच्छा उसके बाद इस ओमेगा को थोड़ा सा और बदलना चाहो तो तुम इसको 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो। तो ओमेगा की जगह अगर मैं 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी लिखता हूँ, स्क्वायर करने पे ये बन गया 4 पाई स्क्वायर फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर इंटू आर। अच्छा मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा और बदलूं, तो मैंने इसको थोड़ा सा और बदला, 4 पाई स्क्वायर। क्या मैं फ्रिक्वेंसी को 1 बाय टाइम पीरियड लिख सकता हूँ? बिल्कुल भाइयों लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास बन जाता है 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइड बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये भी आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है। अब इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को समझाने के लिए काम किया। लेट अस सपोज कोई पार्टिकल यहाँ पी पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, तब उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है? v1। ये आप देख सकते हैं v1 इधर। थोड़ी देर बाद पार्टिकल क्यू पॉइंट पे चला गया, अब टेंजेंट जो है वो कुछ अलग होगा, डायरेक्शन क्या हो गई? v2 हो गई, है ना। पहले डायरेक्शन ऊपर की तरफ, देखो ये वाली डायरेक्शन थी, इधर मैं बना रहा हूँ, और अब डायरेक्शन ये होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बदल रही है, हम उस चीज को निकालना चाहते हैं, तो क्या किया मैंने? इस v1 वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया a b से। देखो आप देख सकते हो मैंने अलग से रिप्रेजेंट किया, इसको a b से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और ये जो v2 है, v2 वेलोसिटी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया ac से, देख सकते हैं हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ac से। अब मुझे बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट, मतलब इन दोनों का चेंज क्या आएगा? तो वो होगा आपका ये जो वेक्टर आप देख रहे हो b से c, है ना, यही तो होगा इनका रिजल्टेंट, इनका चेंज, डेल्टा वी यानी इनका चेंज। इसके चेंज की डायरेक्शन को अगर आप जरा ध्यान से देखो, ये बिल्कुल सेंटर की ओर है भाई।
ये कहाँ है, बिल्कुल सेंटर की ओर। यानी हमने देखा पहले वेलोसिटी v1 थी, इस तरफ डायरेक्शन थी ऊपर की तरफ, अब वेलोसिटी v2 होगी, डायरेक्शन इस तरफ हो गई। तो चेंज किस तरफ है, चेंज की डायरेक्शन जब हमने चेक की भैया, चेंज की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। यानी एक्सेलेरेशन, चेंज इन वेलोसिटी को तुम एक्सेलेरेशन बोलते हो, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन यही तो तुम्हें एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन देता है। यानी इससे पता लगा एक्सेलेरेशन तुम्हारा सेंटर की तरफ है। यहाँ से देखें, डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ये सबसे खास बात है। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, सेंटर की तरफ। कौन सी एक्सेलेरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की। ठीक है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसको चेंज करना है, ओनली चेंज डायरेक्शन। बस ये थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बदलता है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी उतनी ही रहेगी, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। अच्छा, अब अगर एक्सेलेरेशन है इट मीन फोर्स लग रहा है, तो ना इस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, देखो किसी भी फोर्स का फॉर्मूला निकालना हो यार, मास को तुम एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्सेलेरेशन यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीपिटल है, तो मास को अगर तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो स्पेशल फोर्स आया जो सेंटर की तरफ लग रहा है, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया। और इसका एक प्यारा सा खूबसूरत सा फॉर्मूला भी बन गया, mv स्क्वायर अपॉन में आर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, किसी भी चीज को गोल घुमाना है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलोगे। फॉर्मूला आपके पास है mv स्क्वायर बाय। अब जी एग्जाम्पल ढेर सारे हैं आपके पास। पहले एग्जाम्पल में देख लो यार, एक आदमी बाल्टी को घुमा रहा है। अब जरा सोचो, ये बाल्टी इस तरह से सर्कुलर मोशन में होगी लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरता। रीजन ये है क्योंकि ये आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथ से, मेरे भाइयों सुना जरा, ये आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथ से उस बाल्टी को जब घुमा रहा है, उसके हाथ की वजह से लगातार सेंटर की ओर, लगातार सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, और लगातार बाल्टी अच्छे से घूम रही है। दूसरे एग्जाम्पल में देखो, एक बच्चे ने एक गोले को रस्सी से बांध रखा है और उसको लगातार घुमा रहा है, तो इस रस्सी के अंदर जो इस तरफ लगने वाली टेंशन है, एक टेंशन फोर्स, वही रिस्पॉन्सिबल है इसको घुमाने में, वही टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। यहाँ पर जरा इस एग्जाम्पल में आप देखो, एक प्लेनेट है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो सन और उस प्लेनेट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और वही अट्रैक्टिव फोर्स उसको घुमाने में मदद कर रहा है, वही अट्रैक्टिव फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यार इवन तुम सब बच्चों ने एक बड़ी प्यारी सी गेम खेली होगी जिसको सोनिक के नाम से जाना जाता है। ये सोनिक गेम, इसमें शायद बॉलीवुड की, हॉलीवुड की मूवी भी आई हुई है सोनिक पे, है ना। तो ये सोनिक भी देखा होगा, बड़ा फास्ट मूव करता है और इस तरह से यहाँ पर गोल घूम के ऐसे पूरा चक्कर लगा के आगे चला जाता है ना। तो शायद इस दौरान इसके पास भी सेंटर की तरफ एक क्या लगता है, फोर्स लगता है शायद, जिसकी वजह से ये घूम के चला गया। ठीक है, उसके अलावा आप देखते हो कि जब भी एक कार सर्कुलर टर्न लेती है, तो टायर और कार का जो, सॉरी, कार का टायर और सड़क है उसके बीच का जो फ्रिक्शन होता है बेटा, वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और वही उसको घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी हर सर्कुलर मोशन के दौरान तुम देखोगे एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसको घुमाने के लिए, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा गया। फॉर्मूला आपके सामने है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अब कुछ सिचुएशंस, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बच्चे। क्या है, ऐसी सिचुएशंस हैं और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया उसका बता रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल, ए पार्टिकल टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रील्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। एक पत्थर के टुकड़े को रस्सी से बांधा और हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो, है ना। एक पत्थर को आप ऐसे बांध कर ऐसे हॉरिजॉन्टली घुमा रहे हो, एक आदमी ऐसे, एक बच्चा खड़ा हुआ है इस तरह से, उसने उसको ऐसे रस्सी को पकड़ रखा है और लगातार घुमा रहे पत्थर को। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सिचुएशन है हमारी पत्थर को घुमाने वाली। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, इस रस्सी के अंदर जो टेंशन होती है ना, इस रस्सी के अंदर टेंशन होती है, जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वही काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स का। एग्जांपल नंबर 2 में, व्हीकल टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। एक सड़क है इस तरह से, ठीक है, उस पे एक व्हीकल है, जब उस पे मुड़ता है ना, तो उस व्हीकल का जो टायर होता है और जो रोड है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the road on tire, ये काम करता है घुमाने का, this act as a centripetal force। नेक्स्ट, अ व्हीकल ऑन अ स्पीड ब्रेकर। एक स्पीड ब्रेकर पे क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, वेट ऑफ द बॉडी और अ कंपोनेंट ऑफ वेट वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको घुमाने के लिए। ठीक है, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जब एक
जब मैं आपको बोलूं अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करे, या कोई भी प्लेनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, या इवन अर्थ के सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो वो कैसे घूम पाते हैं? तो वहां पर रीजन वही है। लेट अस सपोज ये कोई प्लेनेट है, ये उसका कोई सैटेलाइट है, अगर वो उसके चारों ओर लगातार घूम रहे हैं तो क्या कारण है? इस प्लेनेट का भी कोई मास है, उस सैटेलाइट का भी कुछ मास है, और मासेस के बीच में हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको तुम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो। तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है। नेक्स्ट सिचुएशन देखें, इलेक्ट्रॉन है वो भी तो न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं एटम के अंदर। बिल्कुल हाँ, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर ये जो आपका न्यूक्लियस होता है, ये एक फोर्स लगाता है जिसको तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हो, जिसको कुलम्स अट्रैक्टिव फोर्स भी बोला जाता है। कुलम ने कैलकुलेट करके दिया था, है ना। इसको मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो तुम, कोलम्बियन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है यही काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। A charged particle describing a circular path in magnetic field। एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में भी गोल गोल घूमता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड भी उस पर फोर्स लगाती है हमेशा सेंटर की तरफ। ठीक है, तो बेटा ये थी अलग अलग सिचुएशन, और वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया ये उनके रीजन बता रखे थे। अब एक छोटा सा और पॉइंट आता है कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमने ये भी नाम सुना है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो उनको सुनिए जरा। जब भी किसी चीज को सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमना है तो भैया सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। और जब भी एक ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा होता है, जैसे ही सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कहीं से बंद हो जाए, तो वो जो कार या जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ भागता है, क्योंकि उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, सेंटर से अवे की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हो। या एक सिंपल भाषा में मैं तुम्हें बताऊं, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ लग रहा है, अगर मैं इसको एक्शन फोर्स बोलूं, तो यार इसका कोई रिएक्शन भी तो होगा। बिल्कुल हाँ, और इसका जो रिएक्शन है वही है हमारा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों की यार अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। क्या है, ध्यान से सुनिए। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करना, ताकि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में लगातार घूम सके। जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी कोई चीज गोल गोल घूम पाएगी। और सेंट्रीफ्यूगल क्या है? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल in its accelerated frame of reference is explained by assuming a centripetal force acting on that। ये वाला केस तभी होता है जब एक तो ऑब्जेक्ट का मोशन एक्सेलरेटेड होता है, तभी ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। At every instant it is directed readily toward the center of the circular path। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? सेंटर की तरफ होती है। At every instant it is directed readily away from the center of circular path। ये सर्कुलर पाथ से अवे की तरफ दिखाते हैं, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देख सकते हो। It is a real force arising from gravitational electromagnetic interaction between matter। एक ऐसा फोर्स है जो सच में होता है। अब कारण क्या है? कारण ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, चार्ज वाला फोर्स हो सकता है, मैग्नेट वाला फोर्स हो सकता है, जो पीछे अभी भी हमने देखे। लेकिन ये एक फॉल्स फोर्स होता है जिसको शूडो फोर्स कहा जाता है। ये सिर्फ तभी आता है जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, यानी जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर हो, जब आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर हो जो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, ये वही फोर्स आता है। सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लिफ्ट के अंदर, एक लिफ्ट जब एक्सेलरेट होती है ऊपर या नीचे, तब भी एक इसी तरह का शूडो फोर्स आता है। आपने देखा होगा, आपको वेट इंक्रीज या डिक्रीज मिलता है। उसके अलावा अर्थ रोटेट करती है, तो अर्थ के रोटेशन की वजह से भी एक फॉल्स फोर्स होता है, शूडो फोर्स, जिसको कॉर्लियस फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर होगा ये कंसेप्ट आई थिंक सो। अब एक डायरेक्ट छोटा सा डायरेक्ट पॉइंट, वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है हमेशा सेंटर की तरफ लगता है ना। और ऑब्जेक्ट जो है वो उसका, अगर आप पोजीशन की बात करो तो यार पोजीशन तो हर टाइम बदल रही है, लेकिन किसी भी टाइम पे अगर पोजीशन बतानी है तो तुम टेंजेंट को बनाओगे, तो मैंने ये बना लिया टेंजेंट। ठीक है, ये पोजीशन को बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। लेट अस सपोज डिस्प्लेसमेंट एस है, ये उसकी डायरेक्शन है, फोर्स आपका सेंटर की तरफ लग रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल जरा तुम ध्यान से देखो, थीटा है वो 90 डिग्री। और आपको पता हो कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन का फॉर्मूला वो होता है, किसके इक्वल होता है? वो होता है फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट, या जिसको तुम लिखती हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस ऑफ एंगल। यहाँ पर एंगल मुझे बताओ थीटा कितना है? 90 डिग्री है ना, और कोस 90 तुम्हारा जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो रिजल्ट आया वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन इज इक्वल टू जीरो, बहुत ही शानदार रिजल्ट आया। इससे ये पता लगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, उसकी वजह से वर्क डन हमेशा जीरो होता है, यानी वो कोई भी वर्क डन नहीं करता।
कोई भी वर्क डन नहीं करता। इट मीन होता क्या है, इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है वो इंक्रीज नहीं होगी ना डिक्रीज होगी, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन के अंदर ही होता है ऐसा भाई। अगर मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताना चाहूँ जो सर्कुलर मोशन का नहीं है, एक ऑब्जेक्ट की कुछ वेलोसिटी से ये चल रहा है, इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अगर तुम फोर्स इसी की डायरेक्शन में लगा दो तो तुम्हें पता है ये फास्ट मूव करने लग जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी इसकी। अगर तुम क्या करो, इसी डिब्बे पे अगर ये इधर जा रहा है तुम सामने से फोर्स लगा दो, आई थिंक सो ये स्लो हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से आगे जा रहा है तुम उस पर परपेंडिकुलर फोर्स लगा दो, इससे सिर्फ और सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलेगी, वेलोसिटी उसकी सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। यहाँ पर भी तो यही कंडीशन है। सेंटीपिटल फोर्स भी तो परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए इसकी वजह से वर्क डन जीरो, इसकी वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको सेंटीपिटल फोर्स के बता रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, ओके। अब एक और कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म तो हमने समझ लिया, यूनिफॉर्म में तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होती है जो सेंटर की ओर घुमाती है ना। अब हम उसके बाद बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसकी बात करें। ठीक है, अब देखिए नाम से समझ लीजिए नॉन यूनिफॉर्म है सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म कब होता है, जब भी एक मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में ओमेगा जो है वो चेंज हो। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, अगर एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आए, यानी अगर चीज घूम रही है कभी तो वो फास्ट फास्ट घूमे, कभी तो वो स्लो स्लो घूमे, ठीक है ना, ऐसे केसेस में उसकी जो ओमेगा की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब ओमेगा का चेंज होने का मतलब क्या, देखो ओमेगा का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा वो होता है वी बाई आर, क्योंकि आपको याद हो वी था ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा आपका वी बाई आर हुआ, ये तो हुआ है ना। अब देखो ओमेगा के फॉर्मूले में तुम देखो अच्छे से वेलोसिटी तुम्हें दिख रही है, ओमेगा के फॉर्मूले में सिंपल वाली वेलोसिटी दिख रही है। अब इस वेलोसिटी को देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, अगर आपका ये वाला ओमेगा बदल रहा है तो ये वाला भी ओमेगा बदले, ये वैल्यू बदलेगी ना वी, क्योंकि आर तो यार रेडियस है। रेडियस बताओ सर्कुलर पाथ कभी चेंज होता है, सर्कुलर मोशन में रेडियस उतना ही रहता है। अगर मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब ओमेगा बदल रहा है। ओमेगा बदलेगा कैसे, ओमेगा के फॉर्मूले में तो वी और आर आता है, आर बदलने वाला नहीं है तो कौन बदलेगा ओमेगा को, वी ही तो बदलेगा। इट मीन वी इज चेंजिंग। वी कैसे कैसे चेंज हो सकती है सर, वेलोसिटी के अंदर तो दो चीजें होती है, एक तो होती है उसकी डायरेक्शन और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, है ना। अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट मीन डायरेक्शन तो कौन चेंज करता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज करता था एसी, जो कि सेंटर की तरफ लगता है। और अगर बाई चांस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा हो, इट मीन उस पे एक और एक्सेलरेशन लगती है जिसको तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हो, ए टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। एक नई चीज सीखने को मिली, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। पहले तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने तुम्हें कहा एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है इस जगह पे, जब वो यहाँ पर पहुंचा स्पीड की वैल्यू हुई 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर देखा वो हो गया लेट अस सपोज 20 मीटर पर सेकंड। तो मुझे बताओ इस सर्कुलर मोशन के दौरान, इस सर्कुलर मोशन के दौरान डायरेक्शन तो बदल ही रही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो बदलेगी बदलेगी, लेकिन वैल्यू भी तो देखो, पहले यहाँ पर 10 थी, यहाँ पर 15 होगी, यहाँ 20 होगी, यानी वेलोसिटी भी बदल रही है, इसकी वैल्यू भी बदल रही है। डायरेक्शन बदलने का काम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का था जो कि सेंटर की तरफ लगती है, और वैल्यू बदलने का काम एक और एक्सेलरेशन के जिम्मे में होता है जो बेटा अलोंग टेंजेंट लगती है, इसलिए इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये वैल्यू बदलने वाली एक्सेलरेशन है। तो आप डायग्राम में देखें, सेंटर की तरफ लग रही है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ए आर लिखा या ए सी लिख दो, आर क्यों लिखा, क्योंकि ये रेडियस के अलोंग है। और एक और एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी की वैल्यू को बदलेगी, लेकिन वो अलोंग टेंजेंट है, इसलिए इसको टेंजेंट के अलोंग दिखाया, इसको एटी से रिप्रेजेंट कर दिया, टेंजेंशियल। और दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है। जब दो वेक्टर क्वांटिटी 90 डिग्री पे होती है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है ना, देखो बेटा ये रिजल्टेंट मैंने बनाया, ये रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया, रूट कर दिया, तो इस फॉर्मूले से तुम टोटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यहाँ पर एटी तुम्हें पता है टेंजेंशियल है, और एसी क्या है तुम्हारी, ये आपकी सेंटीपिटल है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी तुम्हें पता है वी स्क्वायर अपॉन आर, और टेंजेंशियल का भी तुम्हें पता है अल्फा इंटू आर, ये दोनों तुम्हें पता है ना, ये वाले फॉर्मूले से।
ठीक है। अब इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बात लिख रखी है, टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल। देखिए ये दोनों एक्सेलेरेशन तभी आती है, मेरी बात को सुनना, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तभी आपका एटी और एसी दोनों आएंगी। ठीक है। और अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तब सिर्फ और सिर्फ एसी आएगा, तब एटी गायब होगा, वहां एटी की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है। अब देखो पहले तो एटी के बारे में लिख रखा है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होता है, अल्फा क्रॉस आर, है ना। अगर सिंपल लिखें तो ए इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर भी तुम लिख सकते हो स्केलर फॉर्म में। इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्कुलर पाथ, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। ठीक है, टेंजेंट के लोग काम करते हैं। सेंट्रीपिटल यानी जिसको रेडियल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि अलोंग द रेडियस है, अलोंग द सेंटर है। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो ओमेगा इंटू वी, है ना, ओमेगा इंटू वी, यानी इसको ओमेगा वी लिख दो, ओमेगा को वी आर लिखो, तो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन जाता है वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। ये कहाँ लगता है, ये अलोंग द सेंटर लगता है। ठीक है, वी स्क्वायर पार, देखो ये सोल्व करके भी बता रखे। बस इतनी सी चीजें तुम्हें इनके बारे में पता होनी चाहिए। के बाद छोटे छोटे पॉइंट्स हो रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा आज हमारा चैप्टर, कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। जैसे हमने इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, लीनियर मोशन में पढ़ी थी, बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन आपको सर्कुलर मोशन में भी तो दिखेंगी, रोटेशनल मोशन के अंदर बिल्कुल वही वैसा काम होगा, बस सिंबल्स बदल जाएंगे। मैं तुम्हें पहले वो बता ही देता हूँ सिंबल। देखो पहले आप लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, एस से लिखते थे। अब यहाँ एंगुलर मोशन में आप उसको थीटा से लिख दोगे, सर्कुलर मोशन में। वहां पर आप वेलोसिटी को वी से लिखते थे, आप ओमेगा से लिख दोगे, है ना। वहां पर इनिशियल वेलोसिटी यू लिखते थे, यहाँ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिख दो। वहां पर फाइनल वेलोसिटी वी से लिखते थे, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा से लिख दो, या ओमेगा वन टू भी यूज कर सकते हो तुम इसको, इनिशियल को ओमेगा वन और फाइनल को ओमेगा टू। वहां पर आप एक्सेलेरेशन को ए से लिखते थे, यहाँ पर हम अल्फा से लिख देंगे। टाइम तो यार वहां भी टी लिखते थे, यहाँ पर भी टी लिखेंगे। ठीक है, वही सेम चीजें चलेंगी, बस थोड़ा थोड़ा बदलाव आ जाएगा। देखो क्या है, पहला, इफ लीनियर एक्सेलरेशन इज जीरो, मतलब पहले हमने पढ़ी हुई है, जब लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है, सिंपल सी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यूटी, हाफ ए टी स्क्वायर वाला फैक्टर तो जीरो हो जाता है। और रोटेशन की बात करें, मैं आपको बोलूं, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, यानी ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट है, तो थीटा आपका ओमेगा टी हो जाता है। देखो बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है। यहाँ पर देखो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर u यानी इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पर देखो डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी है, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा इंटू टी है, ये तो सेम ही है। यहाँ पर देखो पहली इक्वेशन अगर हम देखना चाहें, ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 बाय टाइम। यहाँ पर देख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस फाइनल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 इनटू टाइम, बिल्कुल सेम ही तो है। यहाँ पर फिर अगेन देख लो, यहाँ पर सिंपल एक्सेलेरेशन है, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलेरेशन है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पर भी टाइम, यहाँ पर भी टाइम, बिल्कुल सेम। यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, बड़ी फेमस इक्वेशन है। देखो यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी ओमेगा टू, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा वन, ये बस एंगल वाली है। एक्सेलेरेशन a, यहाँ पर एक्सेलेरेशन अल्फा, यहाँ पर t, यहाँ पर t, देखो यार बिल्कुल सेम है। इसी तरह से s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को चेंज करोगे, बचेगा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा वन इंटू टी प्लस में हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ऐसे ही इस तीसरी इक्वेशन को, और ऐसे ही इक्वेशन इन nth टाइम वाली, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, और यहाँ पर क्या है, एंगल कवर्ड इन nth सेकंड का ये फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से देखो यार इक्वेशन सारी की सारी सेम है, कुछ नया नहीं सीखने को मिल रहा आपको, मतलब वही चीजें हैं, अगर वो चीजें आपने याद की है तो यहाँ पर याद हो सकती है। अच्छा कुछ इक्वेशंस और भी थी आपके पास, इफ एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन बदल रहा हो, वेरिएबल वाली सिचुएशन हो, तो तुम्हें पता होगा तुम वेलोसिटी को क्या लिखते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव, है ना, किसका, पोजीशन का, यानी अगर x का तुम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो तो वेलोसिटी आता है। तो यार बिल्कुल सेम वैसा ही तो करना है, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी थी तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पर तुम्हारा सिंपल डिस्प्लेसमेंट था तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन में देख लो, dv बाई dt है तो यहाँ d ओमेगा बाई dt आ जाएगा, यहाँ a है तो यहाँ पर अल्फा है तुम्हारा, बिल्कुल वही है। इसी तरह से तीसरी इक्वेशन अगर, तो इस तरह से आप अब देखते हो, कंक्लूजन निकालते हो, इक्वेशन ऑलमोस्ट लीनियर वाली ही है, बस सर्कुलर मोशन में उनकी टर्म्स बदल जाती है। भाई ये था आपका सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट। अब देखिए सर्कुलर मोशन से जुड़े दो तीन चीजें और हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा बैंकिंग ऑफ रोड, उसमें भी सर्कुलर मोशन का आता है। एक किसी चीज को आप एक वर्टिकल सर्कल में घुमाते हो, उसका भी आपका सर्कुलर मोशन में आता है, लेकिन वो वाले कंसेप्ट हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बाद पढ़ेंगे, यानी जब हम फ्रिक्शन का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब वह आपको सर्कुलर मोशन की वो कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन का भी रोल है, तो फ्रिक्शन अब तक हमने पढ़ा नहीं, तो वो पढ़ेंगे उसके बाद उन कंसेप्ट को अच्छे से करेंगे।
तो भैया आज की वीडियो को यही करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो यार वीडियो को लाइक करते रहें। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार। आपके आस-पास में कोई भी ग्रुप है एजुकेशनल जहाँ पर बच्चे फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, जहाँ पर बच्चा +1 का पढ़ रहा है, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ-जहाँ फिज़िक्स का क्वेश्चन आता है यार, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है? और अगर किसी भी बच्चे को किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो कमेंट का यूज़ कर सकता है। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और जो बच्चा नया आया है इस चैनल पे, जिसने पहली बार ये वीडियो देखी है, तो मैं बताना चाहूँगा हमने एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो आप उनको वन बाय वन देख सकते हो। ठीक है? फिज़िक्स फॉर डिफेंस एग्ज़ाम से एक प्लेलिस्ट है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।